अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने ट्रॉमेटोलॉजी वाला चैप्टर कर लिया था। अब हम लोग करने लगे हैं थर्मल इंजरीज़ एंड इलेक्ट्रोक्यूशन। जो फायर आर्म इंजरीज़ है ना, वो हम इस चैप्टर के बाद करेंगे। ठीक है, ये छोटा था इसलिए मैंने कहा ये हम पहले कर लेते हैं और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कम है। तो थर्मल इंजरीज़ तो हमने इंजरीज़ में डिफाइन कर ली थी। दे में बी ड्यू टू हॉट ऑब्जेक्ट्स, जिसमें आपके केमिकल्स भी आ जाते हैं, जिसमें फायर भी आ जाती है, जिसमें ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट आ जाती है, और कोल्ड की वजह से भी, लाइक फ्रॉस्ट बाइट और कोल्ड की वजह से भी जो इंजरीज़ होती हैं वो थर्मल इंजरीज़ के अंदर ही आती हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रोक्यूशन है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी में भी जो हम लोग हाउस होल्ड यूज़ कर लेते हैं वो भी हो सकती है, नेचुरल लाइटनिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो हम उनकी पोस्टमार्टम अपीयरेंस और उसके इफेक्ट्स देखेंगे क्या होते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हीट इन एनी फॉर्म इन एक्सटर्नल और इंटरनल सर्फेस ऑफ बॉडी, उसको हम थर्मल इंजरीज कहते हैं। ठीक है, दीज इंजरीज पॉजिटिव एजेंट की बेस पर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है: ड्राई हीट बर्न्स, मॉइस्ट हीट बर्न्स, कोरोसिव बर्न्स, इलेक्ट्रिक बर्न्स और रेडिएशन बर्न्स। ठीक है, थर्मल इंजरीज का मैकेनिज्म क्या होता है कि जब हीट अप्लाई होती है किसी भी टिश्यू के ऊपर तो वो उसकी कैपिलरीज को डैमेज करती है, जिसकी वजह से वहाँ से कैपिलरीज से प्रोटीन्स और फ्लूइड्स जो हैं वो लीक आउट करते हैं, जिसको हम एक्सुडेशन कहते हैं, और सर्कुलेशन से लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्लूइड का लॉस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हाइपोवोलीमिया हो जाता है और पेशेंट जो है वो लो ब्लड अमाउंट में, ब्लड की अमाउंट कम हो जाती है। ठीक है, और उसमें ब्लड की अमाउंट कम होने की वजह है फ्लूइड लॉस, बेसिकली वाया दोस कैपिलरीज। तो आपके वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलता, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है, और वो जो टिश्यूज हैं डिफरेंट बॉडी के जिनको ब्लड नहीं मिल रहा, उनकी ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, दे में रिजल्ट इन टिश्यू नेक्रोसिस, और जिसकी वजह से आपकी शॉक की कंडीशन की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और डेथ हो सकती है, और अल्टीमेटली साथ साथ आपके टिश्यूज भी डैमेज हो रहे होते हैं ड्यू टू टिश्यू नेक्रोसिस। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बर्न्स की? अब हम सबसे पहले ड्राई हीट बर्न्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। These are burns produced by a solid body at a high temperature. कोई भी सॉलिड बॉडी है बहुत हाई टेम्परेचर पर है, उसको जब आप टच करेंगे या जब आप फ्लेम को डायरेक्टली उससे बर्न हो जाए तो उसको हम ड्राई हीट बर्न कहते हैं। इसमें कपड़े भी जलते हैं, देयर इज रोस्टिंग एंड चारिंग ऑफ स्किन, ब्लिस्टर्स बनते हैं बर्नड एरिया के सर्कमफेरेंस पर, यानी कि अगर लेट सपोज एक ये एरिया बर्न हुआ है तो इसके मोस्टली जो सर्कमफेरेंस है ना, जो साइड वाला एरिया, यहाँ पर ब्लिस्टर्स बनते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, और साइनिंग होती है, सिंगिंग होती है, और बर्निंग ऑफ हेयर होती है, यानी वो एरिया आपका डार्कन हो जाता है और बर्निंग ऑफ हेयर भी हो जाती है, वो वाला एरिया हेयरलेस भी हो जाता है। ठीक है, व्हेन द हॉट सरफेस टचेस द बॉडी सरफेस ओनली देयर इज अ वाइटनिंग, ओनली देन देयर इज अ वाइटनिंग ऑफ स्किन। ठीक है, सिर्फ जब टच होता है ना तब स्किन वाइट होती है, बाद में वहाँ पर रेडिश और डार्किश होने लग जाती है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। फिर बर्न्स आर प्रेजेंट एट और अबव द लेवल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम। यस, क्योंकि फ्लेम की आग ऊपर उठ रही होती है तो एट द लेवल ऑफ बर्न भी आपको वूंड मिलेगा बर्न का, और उससे ऊपर भी मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद है जी मॉइस्ट हीट बर्न्स। उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? अब इसमें ये वाटर सोर्स की वजह से या किसी भी लिक्विड सोर्स की वजह से बर्न होता है। बर्न्स प्रोड्यूस्ड बाय लिक्विड्स, burns produced by liquids and are at or near boiling point, or by steam or hot gases if fresh are called moist burns or scalds. ठीक है, इसमें स्किन सॉर्डन होगी, वहाँ की स्किन पिचक जाएगी, चिपक जाएगी आपकी अंडरलाइन टिश्यू के साथ, एंड ब्लीच्ड होगी। ट्रिकल्ड मार्क्स में भी प्रेजेंट, ट्रिकल्ड मार्क्स जैसे कपड़ों को चुनटे पड़ जाती है ना, वैसे मार्क्स होंगे। Singing and burning of hair is comparatively less as compared to the dry heat burn. Extensive vesication on the areas of burn, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिकेशन, वेजिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसमें क्या है जी? रेडनिंग ऑफ स्किन है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ डीपर टिश्यू। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले रेडनिंग होती है, फिर ब्लिस्टरिंग फॉर्मेशन होती है, और फिर डीपर टिश्यूज़ की डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद है जी अगर कोरोसिव गिर जाए, कोई केमिकल बर्न हो तो उसको हम कोरोसिव बर्न कहते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के कोरोसिव्स होते हैं, जो एसिड्स की वजह से हो सकते हैं, जो अल्कलीज की वजह से हो सकते हैं। इसमें भी आपके इसमें उसमें कपड़े जलते हैं, जो वेट बर्न है इसके अंदर कपड़े भी साथ चिपक जाते हैं, अगर आपको उस एरिया में जो है वो कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, जैसे बाजू वगैरह वहाँ यूजुअली नहीं होता तो वहाँ सिंपली स्किन होगी। कोरोसिव बर्न के अंदर अगर वो कपड़ों के ऊपर गिरा है तो वो कपड़े भी आपके साथ जो हैं वो केमिकल स्टेन्ड हो सकते हैं, स्किन के साथ चिपक सकते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड स्टेन्स क्लोथिंग टू येलो। ठीक है, उसमें येलो हो जाते हैं कपड़े। क्लोथ्स में ऑल्सो भी डिस्कलर्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल कलर, ये भी हो सकता है। इसमें स्किन रेड होगी, इन्फ्लेम्ड होगी, अल्सरेटेड होगी, देयर इज डिस्कलरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ स्किन ऑल्सो, और वेजिकेशंस आर रेयर। तो आपने देखा जो कॉस्टिक बर्न्स होते हैं, क्रोसिव बर्न्स होते हैं, इसमें वेजिकेशंस नहीं होती। सबसे ज़्यादा वेजिकेशंस आपके वेट बर्न्स में होती हैं, और उसमें भी होती हैं ड्राई बर्न में, बट उसमें सर्कमफेरेंस वाले एरिया में होती हैं।
उसके बाद इलेक्ट्रिकल बर्न्स। इलेक्ट्रिकल बर्न्स होते हैं बाय स्पार्क्स और फ्लैशेस और लाइटनिंग, ठीक है, ये हम अलग से भी पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम तब पढ़ लेंगे। रेडिएशन बर्न होती है ड्यू टू एक्सपोजर टू रेडिएशन लाइक एक्स रेज, यूवी रेज, यानी आपने इतना ज़्यादा एक्सपोजर, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ की रेडिएशन के अंदर एक्सपोज हो गई कि उन्होंने आपको बर्न कॉज कर दिए, ठीक है। इसमें भी ब्लिस्टर्स बनते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, ब्लड वेसल्स की ऑब्लिटरेशन होती है, और इसमें हीलिंग बहुत डिले हो जाती है, अल्सरेशन हो जाती हैं, और इसमें कैंसर डेवलपमेंट भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है रेडिएशन म्यूटेशंस कॉज करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारी थी कॉजिटिव एजेंट की बेस पर क्लासिफिकेशन। उसके बाद है डिप्यूटेंस क्लासिफिकेशन। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ टिश्यू डैमेज बाय द बर्न्स, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, सुपरफिशियल डैमेज होता है, सेकंड डिग्री बर्न है थोड़ा डीप होगा, थर्ड डिग्री बर्न है मजीद सीवियर, 4 डिग्री बर्न, 5th डिग्री बर्न और 6 डिग्री बर्न, ठीक है। इसको हम डिप्यूटेंस क्लासिफिकेशन कहते हैं बर्न्स की। फर्स्ट डिग्री बर्न में एरिथीमा होता है, यानी रेडनेस होती है बेसिकली, कोई स्कार फॉर्मेशन नहीं है, कोई साइनिंग ऑफ हेयर नहीं है, ठीक है। सेकेंड डिग्री बर्न में वेजिकल्स प्रोड्यूस होती हैं, हेयर जो हैं वो आपके वहाँ से लॉस हो जाते हैं, फ्लेम स्कॉचिंग होती है, कोई स्कार फॉर्मेशन इसमें भी नहीं होता, ठीक है। थर्ड डिग्री बर्न आर द मोस्ट पेनफुल ऑफ ऑल टाइप्स, ठीक है। ये हमने सेवेरिटी की बेस पर बताए हैं कि अगर थोड़ा सुपरफिशियल है, सिर्फ रेडनेस हुई है तो वो फर्स्ट डिग्री बर्न है, अगर वेजिकल बना है तो वो सेकंड डिग्री होगा, ठीक है। अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ एपिडर्मिस है अलॉन्ग विद द पार्ट ऑफ डर्मस, वो थर्ड डिग्री बर्न है और इसमें स्कार होता है, एंड इट इज़ द मोस्ट पेनफुल। फोर्थ डिग्री बर्न है जिसमें होल थिकनेस स्किन की डैमेज हो गई है सारा कुछ, और वो लेस पेनफुल होता है क्योंकि इसमें नर्व एंडिंग्स भी डैमेज हो जाती हैं, तो पेन सेंसेशन ही नहीं लेके जा रही होती वो नर्व्स। 5th डिग्री बर्न, उसमें बर्निंग ऑफ स्किन होती है, स्कार बनता है, और 6th डिग्री बर्न में भी चारिंग ऑफ द होल अफेक्टेड पार्ट इंक्लूडिंग बोन्स, कार्टिलेज एंड ऑर्गन्स, यानी बहुत डीपर इंजरी होती है, ठीक है। तो ये थी डिप्यूटेंस क्लासिफिकेशन। उसके बाद विल्सन्स क्लासिफिकेशन, इसमें बस नाम कर लें, एपिडर्मल बर्न्स जो एपिडर्मस तक कन्फाइंड है, डर्मो एपिडर्मल बर्न जिसमें डर्मिस भी आ जाती है, और एक्सटेंट डीप बर्न है जिसमें डीपर टिश्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट रिस्ट्रिक्टिव बर्न हैं जो सर्टन एरिया ऑफ द बॉडी पर रिस्ट्रिक्टेड है अप टू लेस देन 15%, और एक्सटेंसिव बर्न हैं जो इससे ज़्यादा हो जाएंगे। थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन क्या है जो हमने सर्जरी में भी पढ़ी है, पार्शियल थिकनेस बर्न और फुल थिकनेस बर्न, ठीक है। पार्शियल थिकनेस बर्न होता है जिसमें स्किन की पूरी थिकनेस इन्वॉल्व नहीं होती, पार्शियल इन्वॉल्व होती है, और फुल थिकनेस में फुल थिकनेस ऑफ स्किन इज इन्वॉल्व, और इसमें स्किन ग्राफ्टिंग रिक्वायर्ड होती है, यानी आपको कहीं और से स्किन लेकर वहाँ पर ग्राफ्ट करनी पड़ेगी तो वो हील होगा, वरना वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। डिसफिगरमेंट फ्रॉम बर्न्स, देयर आर लेस चांसेस ऑफ डिसफिगरमेंट व्हेन बर्न्स आर लिमिटेड टू द स्किन ओनली, जब वो डीपर टिश्यूज़ को इन्वॉल्व कर लेती है तो फिर डिसफिगरमेंट होती है, ठीक है। उसमें बहुत थिक और बहुत प्रोमिनेंट स्कार्स बनते हैं। यही आगे क्लासिफिकेशन टेबल की फॉर्म में दी हुई है। अच्छा, अब आपके पास कोई बर्न का पेशेंट आया है और आपने उसका एरिया कैलकुलेट करना है कि उसकी बॉडी का कितना एरिया बर्न है वाया दोज एनी काइंड ऑफ बर्न, तो उसमें हम रूल यूज़ करते हैं वैलस रूल ऑफ 9, ठीक है, जिसमें हमने एक स्पेसिफिक परसेंटेज अलॉट की हुई है टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसको आपने इस तरह से याद रखना है, ठीक है। आपकी याद इस तरह से याद रखें, 18% फॉर द होल ऑफ फ्रंट ऑफ ट्रंक, 18% फॉर द होल ऑफ बैक ऑफ ट्रंक, ये फ्रंट बनाया हुआ है, ये बैक बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें से 9% आपका थॉरेक्स होता है, 9% एब्डोमेन होता है, इसी तरह फ्रंट और बैक दोनों पर यही डिस्ट्रीब्यूशन है। सो 18% फ्रंट, 18% बैक। उसके बाद आपका जो 9% आपका जो है वो हेड होता है, फ्रंट और बैक अलग अलग, ठीक मिला के, ठीक है। 9% फ्रंट और बैक हेड होगा मिला के। उसके बाद जो दोनों लिम्स हैं वो 9% होंगी, ठीक है। अगर सिर्फ एक लिम्ब की फ्रंट साइड इन्वॉल्व है तो फिर हम उसको 4.5 कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। इस तरह लिम्ब जो हर लिम्ब जो है विद फ्रंट और बैक ईच 9% होगा, इसमें विद ईच साइड इज़ 4.5 और इसमें 9% है क्योंकि ज़्यादा बड़ी है, और 1% टू द जेनिटल्स, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको बेशक एक बार रीड कर लें। इफ़ बर्न्स आर एक्सटेंसिव एंड इन्वॉल्व मोर देन 33, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अच्छा, तो हम उसको अगर 33% से ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व है तो हम उसको डेंजरस कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्फेंट्स के अंदर हेड को 18% दिया जाता है, 9% नहीं दिया जाता, उनमें ये डिफरेंस होता है, और उसमें थोड़ी परसेंटेज चेंज हो जाती है, तो आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये बताइए मैं कॉजेज़, टाइप्स एंड डिग्री ऑफ बर्न के फायर और फ्लेम की वजह से, फायर और फ्लेम वाला बर्न, हाउस फायर, वाइल्ड फायर, कुकिंग फायर, इनकी वजह से हो सकता है, और इसमें फर्स्ट डिग्री बर्न होता है मोस्टली, केमिकल बर्न में, इलेक्ट्रिकल बर्न में मोस्टली सेकंड डिग्री बर्न होता है, रेडिएशन और स्काल्डिंग में मोस्टली थर्ड डिग्री बर्न होते हैं। फैक्टर्स बहुत जनरल हैं, ठीक है, कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, क्या सोर्स था हीट का ये डिपेंड करता है, ड्यूरेशन कितना रहा एक्सपोजर का ये डिपेंड करता है, विक्टिम की एज, उसका हेल्थ स्टेटस, साइट ऑफ इंजरी, these all the factor that depends on which the burn depends, ठीक है। severity of burn basically depends। एज ऑफ बर्न अगर आपने पता लगानी है तो वो कैसे निकालेंगे,
ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेलिंग यू, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको भी छोड़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, रेड लाइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये पूछ लेते हैं। इट इज़ अ इन्फ्लेमेटरी लाइन विच सेपरेट्स बर्न्ड एरिया फ्रॉम द नॉर्मल एरिया, ठीक है, एक जगह बर्न्ड है और एक जगह नॉर्मल है, तो उनके दरमियान जो एक डीमार्केटिंग लाइन होगी ना, जो बर्न्ड एरिया को सेपरेट करी है, वो बेसिकली रेड लाइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। एंड इट इज़ ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, इट इज़ ड्यू टू अ वाइटल रिएक्शन एंड इज प्रेजेंट ओनली इफ द थर्मल इंजरीज आर इन्फ्लिक्टेड ऑन अ लिविंग टिश्यू बॉडी। यानी अगर डेड बॉडी को जलाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिको लीगली बात है कि अगर किसी बंदे को मार के जलाया जाए और ये दिखाया जाए कि ये जल के मरा है, तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है कि अगर मार के जलाया जाएगा ना, तो रेड लाइन ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं होगी उसके बर्न्स के अराउंड, ठीक है। अच्छा जी, कॉज ऑफ डेथ क्या है थर्मल इंजरीज में? अभी हमने पढ़े, बेसिकली शॉक होता है, ब्लड, अच्छा वो उसमें था, इसमें बेसिकली शॉक होता है, वॉल्यूम लॉस होता है, एक्सीडेंट्स, इंजरी, सफोकेशन और सेप्सिस। यस, अच्छा ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हम स्किप कर रहे हैं। नेचर ऑफ थर्मल इंजरीज भी सिंपल, ग्रीवियस, ये हम पहले बात कर चुके हैं। अगर डेथ कॉजिंग होगी तो हम उसको ग्रीवियस कहेंगे या डेंजरस कहेंगे, ठीक है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल फाइंडिंग्स और इंटरनल फाइंडिंग। एक्सटर्नल में क्लोथिंग आपने देखनी होती है, उसमें आपको स्मेल मिल सकती है, स्टेनिंग मिल सकती है, ठीक है, डायरेक्शन इग्निशन की पता चल सकती है, ठीक है। स्किन के कैरेक्टर्स देखने हैं, रेड है, उसका कलर कैसा है, वेन्स कैसी हैं, हेयर कैसे हैं, वेजिकल्स बने हुए या नहीं बने हुए, कलर कैसा है, ठीक है। फेस की अपीयरेंस देखनी है, जनरली ये देखनी है। इंटरनल फाइंडिंग्स के अंदर आपने ब्रेन को बहुत अच्छे से देखना है, उसमें कंजेशन देखनी है, आपको कंजेस्टेड मिलेगा, श्रंकन मिलेगा, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेजेस मिल सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में सूट हो सकता है धुएं की वजह से, एंड ब्लड इज फाउंड थिक एंड चेरी रेड, ठीक है। हार्ट इज फुल ऑफ ब्लड, कर्लिंग अल्सर्स ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी स्किप कर सकते हैं। हीट हीमाटोमा, इसको देख लें। इट इज अ सॉफ्ट फ्राइबल चॉकलेट कलर्ड क्लॉट। चेरी रेड व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंट, इफ इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट प्रेजेंट, तो चॉकलेट कलर्ड क्लॉट होता है ड्यू टू अ रप्चर ऑफ अ ब्लड वेसल कॉज्ड बाय हीट। तो ये आपको ब्लड वेसल्स के अंदर मिल सकता है, विच इज नोन एज हीट हीमाटोमा, ठीक है। उसके बाद है कर्लिंग अल्सर्स। दीज अल्सर्स आर ओकेजनली प्रेजेंट एज अ रिजल्ट ऑफ इस्कीमिया ऑफ ड्यूडेनम एंड स्टमक रिजल्टिंग फ्रॉम कैपिलरी एंडोथेलियल डैमेज, उसको हम कर्लिंग अल्सर्स कहते हैं, ठीक है। और ये ड्यूडेनम, जब आपकी ड्यूडेनम और स्टमक को हाइपोवोलीमिया की वजह से ब्लड नहीं ना मिलता और आपकी कैपिलरीज के डैमेज होने की वजह से बेसिकली वो हाइपोवोलीमिया हो रहा है, क्योंकि उनसे एक्सुडेशन हो रही है, फ्लूइड की लीकेज हो रही है, तो रिक्वायर्ड टिश्यू पर ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो उसकी वजह से जो अल्सर डेवलप होता है ना ड्यूडेनम और स्टमक के अंदर, उसको हम कहते हैं कर्लिंग अल्सर, ठीक है। उसके बाद प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड, बॉक्सिंग एटीट्यूड, फेंसिंग पोस्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बर्निंग हो जाती है ना, तो आपकी बॉडी एक स्पेसिफिक पोस्चर में आ जाती है, और उस पोस्चर में क्या होता है, आर्म्स आर फ्लेक्स्ड एट एल्बो, ठीक है, और वो चेस्ट के बिल्कुल साथ लग जाती हैं, लेग्स जो है वो नी से फ्लेक्स हो जाती हैं, और जो हिप जॉइंट है वो यानी कि जो नीज है वो भी चेस्ट के साथ लग जाती हैं। दिस गिव राइज टू अ बॉक्सिंग अपीयरेंस, जिसको हम बॉक्सिंग एटीट्यूड, फेंसिंग पोस्चर कहते हैं। तो ये खुद को बचाने के लिए ऐसा बेसिकली जब आपको कोई मारने लगे तो ऐसे हम जोड़ लेते हैं ना, अपने आगे बाजू कर लेते हैं, बिल्कुल इसी वजह से इसको हम फेंसिंग पोस्चर कहते हैं। दिस रिजल्ट फ्रॉम कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द मसल्स अदर देन दैट कॉजिंग राइगर मॉर्टिस, ठीक है। यानी ये राइगर मॉर्टिस नहीं होता, राइगर मॉर्टिस तो प्रोटीन्स की डिप्लीशन और एटीपी डिप्लीशन की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, आपकी प्रोटीन्स कोएगुलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से मसल जो है वो वहीं पे स्टिफ हो जाते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ डेथ फ्रॉम बर्निंग, नो मैटर पोस्टमार्टम और एंटीमार्टम बर्निंग। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई बर्न का पेशेंट होगा तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए फाइंडिंग्स क्या होंगी, तो आपने प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड का नाम लाजमी बोलना है, ठीक है। एग्जामिनर को बहुत खुशी होगी अगर आप ये बताएंगे तो, ठीक है, उनको पता चलेगा ये पढ़ के आया हुआ है। उसके बाद है जी एंटीमार्टम एंड पोस्टमार्टम बर्न। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं कि पोस्टमार्टम बर्न के अंदर जो मरने के बाद जिसको जलाया गया ना, उसमें सारे बॉडी के जो नेचुरल रिएक्शन है, लाइन ऑफ रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, वेजिकल है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होंगी और वो एब्सेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद वी हैव डिफरेंसेस बिटवीन एंटीमार्टम एंड पोस्टमार्टम बर्न, वो हमने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्राई और वेट बर्न में क्या फ़र्क है? ड्राई बर्न होता है फ्लेम या हॉट ऑब्जेक्ट से, वेट बर्न होता है लिक्विड से, ठीक है। बाकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ी थी, वो भी आप देख लीजिएगा, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मल इंजरीज, इससे हम ये पता चलते हैं कि आइदर वो होमिसाइडल है या सुसाइडल है, ठीक है, और उससे हम फाइंडिंग्स अपनी देखकर ये बताते हैं, ठीक है। हम उसकी कॉज बताते हैं, थर्मल इंजरी की कॉज क्या थी, किस तरह की है, किस ऑब्जेक्ट से मतलब इनको इंजरी हुई है, केमिकल है, रेडिएशन है, या व्हाट इज़ द काइंड, उसका टाइम कितना है, ये सारा कुछ।
देन वी हैव इलेक्ट्रोक्यूशन और एंड लाइटनिंग, यानी जब करंट लग जाए या जो लाइटनिंग होती है नेचुरल लाइटनिंग वो लग जाए तो फिर कैसी अपीयरेंस होगी, क्या क्या फाइंडिंग्स होगी और क्यों वो इंपॉर्टेंट है। डेथ ऑफ अ पर्सन ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बॉडी, उसको हम इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं। उसमें हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रोक्यूशन लेते हैं जिसमें लो वोल्टेज इलेक्ट्रोक्यूशन आती है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में समटाइम्स वर्कर्स के साथ हो जाता है, उसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोक्यूशन होती है और लाइटनिंग होती है विच इज़ वेरी हाई वोल्टेज इन थंडरस्टॉर्म्स। ठीक है, अब हमारे पास जो करंट की टाइप्स हैं वो दो हैं, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में एफएससी में, देयर इज अ डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है विच इज़ मोर डेंजरस बिकॉज इट हैज़ अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल्स पर सेकेंड विच इज़ सप्लाइड फॉर डोमेस्टिक यूज़। ठीक है, अब उसके बाद है जी आर्चिंग लीजन। आर्सिंग लीजन ये क्या होता है, इन हाई वोल्टेज वायर्स देयर इज एन एरिया ऑफ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अराउंड द वायर। ठीक है, उस वायर के अराउंड एक इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज ऑफ एरिया है। इन दीज वायर्स नो फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी फॉर बर्न टू अकर। बस आप उस आर्सिंग डिस्टेंस ना इस तरह से है जैसे इफ दिस इज द वायर, तो इसके अराउंड इस एरिया के अंदर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर वो करंट फ्लो कर सकता है। बेशक आप इस वायर को टच ना भी करें, अगर आप इस फील्ड के अंदर आ गए तो आपको इलेक्ट्रिक बर्न हो सकता है। इट इज़ बेसिकली आर्सिंग फील्ड और इससे जो होगी वो आर्सिंग लीजन होगी। ठीक है, इट इज इनफ टू प्रोड्यूस अ लीजन, दिस लीजन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड आर्सिंग लीजन। ठीक है, अब वेरियस पाथवेज हाउ दे विल बी अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोक्यूशन। स्किन और मसल्स में इट कॉज कन्वर्जेंस, लोअर नर्व सेंटर्स में इजैकुलेशन। ठीक है, हार्ट के अंदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कॉज कर सकती हैं और रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है और यही कॉजेज हैं दैट कैन लीड टू डेथ ऑफ दिस पेशेंट। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन आर मॉडिफाइड बाय देयर मेनी फैक्टर दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट, इनको हमने स्टडी नहीं करना। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजरीज क्या क्या होती हैं। कॉन्टैक्ट बर्न्स, यानी जिस जगह आपने इलेक्ट्रिकल सोर्स से कांटेक्ट किया उस जगह पर कांटेक्ट बर्न होगा। फिर देयर आर स्पार्क बर्न्स, फ्लैश बर्न्स, इनको हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। कॉन्टैक्ट बर्न का मैंने बता दिया है, कॉन्टैक्ट बर्न में ना पूरा रास्ता होता है बिजली का, आपने जिस जगह से करंट को टच किया और वो आपकी पूरी बॉडी फ्लो करके जहाँ से दूसरी साइड से निकला। समटाइम्स ऐसा होता है आपने कुछ ना कुछ, जैसे अर्थ, अगर आप अर्थ पर खड़े हैं ना, तो अगर आपने शूज़ नहीं पहने तो अर्थ एक नेगेटिव पोटेंशियल के तौर पे एक्ट करती है और उस टाइम अगर आप किसी हाई सोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली जगह को टच करेंगे तो आपकी बॉडी एज अ कंडक्टर बिहेव करेगी और जहाँ से आपने टच किया है वहाँ पर एंट्री वूंड बनेगा और ज़मीन के ऊपर आपके पाँव के ऊपर में भी एग्जिट वूंड बन सकता है। बट समटाइम्स अगर आपने किसी लोहे की चीज़ को पकड़ा हुआ है और एक साइड पर आपने किसी इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर हाथ दे दिया है एक्सीडेंटली, तो जो जहाँ हाथ दिया है वहाँ से करंट आपकी बॉडी में एंटर होगा, वो होगा एंट्री वूंड और उस जहाँ से आपने लोहे वाली चीज़ को पकड़ा हुआ है ना वहाँ से वो करंट उस लोहे वाली चीज़ में चला जाएगा, सो वहाँ पर एग्जिट वूंड बनेगा। ये कॉन्टैक्ट बर्न की कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसमें एग्जिट वूंड बनता है और एंट्री वूंड बनता है। एंट्री वूंड पर आपको चूंकि बर्न हो जाता है वहाँ पर ब्लिस्टरिंग मिल सकती है। ठीक है, जबकि जो एग्जिट वूंड होगा वो लैसरेटेड होगा, स्प्लिटेड होगा। उसके बाद है स्पार्क बर्न, जिसमें कांटेक्ट इतना अच्छा नहीं होता, यानी कि आपने उस चीज़ को पकड़ा नहीं होता बट आपकी स्किन ड्राई होती है और वो दूर से ही थोड़ा उसकी फील्ड में जाते ही आपको ना झटका सा लगता है। ठीक है, इसमें छोटा सा स्मॉल पिटेड वूंड बनता है ड्यू टू आर्सिंग ऑफ करंट फ्रॉम द कंडक्टर टू द स्किन, ये वही आर्सिंग लीजन टाइप होता है। ठीक है, और इसमें स्कैब सा बनता है, कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं होती। फ्लैश बर्न होता है, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद वेरी हाई वोल्टेज सोर्स, इट इज यूजुअली सीन इन द लाइन्समैन वर्किंग ऑन द ग्रिड सिस्टम और समटाइम्स इन द थीव स्टीलिंग वायर्स फ्रॉम ओवरहेड लाइन्स। तो बहुत सीवियर वोल्टेज हो तो फिर फ्लैश बर्न होता है। देन वी हैव अनदर टर्म क्रोकोडाइल स्किन अफेक्ट। क्रोकोडाइल स्किन अफेक्ट होता है आपका फ्लैश बर्न्स के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर इट हैज़ मल्टीपल कॉन्फ्लुएंट स्पार्क बर्न्स ओवर लार्ज स्किन एरिया और वो क्रोकोडाइल की स्किन जैसी अपीयरेंस हो जाती है, इस वजह से हम इसको ये कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजरीज के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, वही सारे जो मैंने पहले बता दिए, स्किन, हार्ट, नर्व्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद है जी जाउल बर्न इफेक्ट और एंडोजिनस बर्न। इसका क्या मतलब है, दीज शो ग्रेश वाइट अल्सर रेदर देन रेड लाइन और इन्फ्लेमेशन एज इन बर्न। तो ये थोड़ा इलेक्ट्रिक बर्न्स का फर्क होता है, इसमें कोई रेड लाइन ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं होगी बल्कि अल्सर बनेगा, ग्रेश वाइट अल्सर। ठीक है, ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, वो कॉन्टैक्ट बर्न्स में बनते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू एक्सोजेनस बर्न्स। अच्छा, ये बेसिकली दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोजेनस बर्न्स। ठीक है, एक्सोजेनस बर्न्स में बेसिकली जैसे मैंने बताया कॉन्टैक्ट वूंड में ब्लिस्टर्स बन सकते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ फीट। द इलेक्ट्रिकल बर्न इज नॉट ट्रू बर्न बट एन इलेक्ट्रिकल नेक्रोसिस, बेसिकली ये टिश्यूज में नेक्रोसिस कॉज करता है। और मोड ऑफ डेथ क्या होगा, वही हार्ट में होगा तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से डेथ होगी, और अगर लंग्स वगैरह में रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस हो जाए तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और एस्फिक्सिया की वजह से डेथ हो सकती है। पोस्टमार्टम में आपको वूंड्स मिल सकते हैं, बर्न एरियाज मिल सकते हैं, आपको एंट्री एग्जिट वूंड मिल सकता है कॉन्टैक्ट बर्न के केस में। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म है
मेटलाइजेशन होता है स्मॉल ब्लिस्टर्स एंड ग्रेश येलो मार्क्स आर विजिबल इफ द स्पार्किंग हैज़ नॉट बर्nt द स्किन। अगर स्किन बर्nt नहीं होगी तो इस तरह के मार्क्स होंगे और इसको हम कहते हैं मेटलाइजेशन। ठीक है। इंटरनल अपीयरेंस में इंजरी टू बोन, पल्मोनरी एडीमा, अदर साइन ऑफ एस्फिक्सिया, राइट साइड ऑफ हार्ट इज डायलेटेड, सेरिब्रल एडीमा एंड पेरिवास्कुलर हेमरेज। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जनरल सी बातें पता होनी चाहिए। टाइप्स क्या क्या होती हैं, फ्लैश बर्न है, कॉन्टेक्ट बर्न है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद ये लाइटनिंग है। लाइटनिंग का भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें देख लें। लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग फ्लैश रिजल्ट्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बिटवीन अ नेगेटिवली चार्ज क्लाउड एंड अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। इन दोनों के दरमियान में लाइटनिंग फ्लैश होगी और उस जगह पर आकर लाइटनिंग गिरेगी। इट लिबरेट्स टेरिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल करंट इज डायरेक्ट। अ सिंगल फ्लैश लास्ट फॉर अबाउट 1/2000 ऑफ अ सेकेंड। इफ पाथ ऑफ लाइटनिंग इज बीइंग इम्पीडेड बाय अ पुअर कंडक्टर, वायलेंट डैमेज एट वंस टेक्स प्लेस। ठीक है। अगर एक पुअर कंडक्टर बीच में आ जाए तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है फ़ौरन से। ठीक है। इसमें अफेक्ट क्या होगा, बर्निंग होगी, मार्क्स होंगे, डैमेज होगा, और वही डैमेज हो सकता है जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है। ट्रीटमेंट आपने कैसे करना है, अगर ये वाला विक्टिम सर्वाइव कर जाता है, आपने उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी है, कार्डिक स्टिमुलेंट्स देनी है और इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेशन करनी है, बिकॉज इसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाती है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में एक्सटर्नली राइगर मॉर्टिस फॉरन सेट इन हो जाएगा, बर्निंग ऑफ क्लोथ्स मिलेगी, टीयरिंग मिलेगी, बर्निंग एंड लैसरेशन एट द साइट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट वुंड। और बाकी इसका कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनल अपीयरेंस वही होगी कि अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से साइंस ऑफ एस्फिक्सिया मिलेंगे, कंजेशन ऑफ ऑल ऑर्गन्स, हेमरेजेस और लैसरेशन। ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रोक्यूशन। उसके बाद हमारा जो है वो हम करेंगे फायर आर्म इंजरीज और फिर हम एस्फिक्सियल डेथ्स और सेक्सुअल ऑफेंसेस, 2-3 और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। वी विल ट्राई टू कवर दैट एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।